देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। सिलेबस में इंट्रोडक्शन है, मॉनेटरी पॉलिसी है, आरबीआई है। आरबीआई इंस्टीट्यूशन लेवल पर होता है। ये एक इंस्टीट्यूशन होता है गवर्नमेंट का जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है। दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो बजट है। बजट में फिजिकल पॉलिसी है, गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट हमारे पास फिजिकल पॉलिसी को बनाता है नेशनल लेवल पे। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, नेशनल इनकम और जीडीपी। जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमें नेशनल इनकम को निकालना होता है, इसलिए हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, या इसको पॉवर्टी कैलकुलेशन भी हम कह सकते हैं। इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये भी डिस्कस करेंगे हम। अब बजट जो है ये कौन हमारे पास देता है? ये फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब कि गवर्नमेंट हमारे पास देती है, जो फिजिकल पॉलिसी बनाता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड किसके होता है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद एक केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इकोनॉमी को हम डिफाइन करते हैं ऐसे, इसमें सप्लाई ऑफ मनी जो है वो कमोडिटीज़ के टर्म्स में की जाती है। एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। और 3 तरह की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जैसे डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन प्राइसेस के फॉल होते हैं, और जब प्राइसेस के फॉल हो जाते हैं उससे एम्प्लॉयमेंट जब जनरेट हो जाता है, उस सारे प्रोसेस को हम डिफ्लेशन कहते हैं, जिससे सोशल अनरेस्ट, डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है। डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है? प्राइस को तो हम रिड्यूस कर रहे हैं लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट उससे नहीं हो रही है, उस प्रोसेस को हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। तो डिफ्लेशन में अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है और डिसइन्फ्लेशन में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही, लेकिन दोनों में फॉल इन प्राइसेस हो रहा है। उसके बाद स्टैगफ्लेशन क्या हुआ? ये जो अब स्टैगफ्लेशन है ना, ये स्टैग्नेशन आ जाती है जब, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही है। इन्फ्लेशन होने के बाद भी अगर नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है तो उससे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन से हमें पता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है तो फिर हमारे पास उस सारे प्रोसेस को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और स्टैगफ्लेशन का जो काज है वो डिमांडफुल इन्फ्लेशन नहीं है, बल्कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। तो डिमांडफुल इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन का कॉज नहीं है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। उसके बाद रिफ्लेशन क्या होता है? रिफ्लेशन होता है पॉलिसी टू स्टॉप द फॉल इन प्राइसेस। मतलब कि देखिए, रिफ्लेशन क्या होता है? हमें तो प्राइसेस के लेवल्स में तो गिरावट करनी है, लेकिन जो हमारे पास प्राइस लेवल्स है उनको नहीं घटाना है। तो ये रिफ्लेशन किसके लिए हम करते हैं? डिफ्लेशन के लिए। डिफ्लेशन को अगर हमें रिवाइव करना है तो उसके लिए हम रिफ्लेशन करते हैं। तो रिफ्लेशन जो है वो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं। और इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा ऐसे ही वो रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, आप पढ़ रहे हो? नहीं मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मुझे लगा रिकॉर्ड कर रहे हो। नहीं कर भी रहा था, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा था। नहीं मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो डिसइन्फ्लेशन में हम क्या करते हैं? मनी सप्लाई को हम कम कर देते हैं। और डिफ्लेशन में क्या करते हैं हम? मतलब कि देखिए, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन जब प्राइसेस में इंक्रीज़ हो जाता है और वेजेस में भी इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे डियरेंस अलाउंस देती है, महंगाई भत्ता जिसको हम कहते हैं, गवर्नमेंट देती है। 1857 का रिवॉल्ट में जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको मिलता था, लेकिन जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको डियरेंस अलाउंस नहीं मिलता था। तो अब देखिए, जब इन्फ्लेशन आ जाती है तो वेजेस जो हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो तनख्वाह होती है वो भी बढ़ जाती है। मतलब कि डियरेंस अलाउंस मिलता है जब इन्फ्लेशन हमारे पास जो सिस्टम में आ जाती है, तब डियरेंस अलाउंस मिलता है। गवर्नमेंट कंपनसेट करती है डियरेंस अलाउंस दे के। तो यही रीज़न था रिसेंटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स, जब 1857 का रिवॉल्ट आया था, वो ये भी एक रीज़न उसका था। डियरेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता जो था वो उनको नहीं मिलता था। तो अगर हमारे पास इन्फ्लेशन आ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम रिफ्लेशन करते हैं, और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम डिसइन्फ्लेशन करते हैं। तो कोई भी इकॉनमी, अगर देखिए, अब हमारी इकॉनमी में जो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, जहाँ जो कि सप्लाई और डिमांड में नो मिसमैच, मतलब कि अगर मैं 10 मार्कर बना रहा हूँ तो 10 बिक भी रहे हैं, उस सारे को अगर मैं 10 मार्कर बना रहा हूँ 10 बेच भी रहा हूँ, तो वो मेरे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेकिन अगर मैं 10 चीज़ें बना रहा हूँ, 10 लोगों को चाहिए, अगर 10 चीज़ें बना रहा हूँ मैं, तो वो अगर 100 लोगों को चाहिए। अब ऐसा हो कि 10 चीज़ें
10 चीज़ें भी और 100 लोगों को भी चाहिए, अपने आप ही प्राइस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ गई, चीज़ें कम हैं और ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं। देखिए 10 चीज़ें तो, लेकिन ख़रीदने वाले कितने हैं? 100। तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड जब बढ़ गई तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। और इन प्राइस को घटाने बढ़ाने का काम हमारे पास एक जो नेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूशन करते हैं वो RBI है। तो हम इन्फ्लेशन रखते हैं 2 से 6%। हमारी अपनी कंट्री में हम चाहते हैं कि हमारे पास इन्फ्लेशन 2 से 6% हो। क्यों हम चाहते हैं 2 से 6% इन्फ्लेशन हो? ज़ीरो क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि अगर हमारे पास इन्फ्लेशन ज़ीरो होगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम में एक मॉडरेट लेवल ज़रूरी है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। तो इसलिए हमें जो वो है इन्फ्लेशन को रखना पड़ता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स में इंक्रीमेंट मिलता है 3% होता है और डियरेंस अलाउंस मिलता है, महंगाई भत्ता जिसको हम कहते हैं। तो अब ये इन्फ्लेशन जो होता है ना वो 4 टाइप्स की होती है। क्रीपिंग, वॉकिंग, गैलोपिंग, हाइपर इन्फ्लेशन। डिमांड सिस्टम में जब भी बढ़ेगी उसकी प्राइसेस अपने आप इन्फ्लेट करती हैं और उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, जब भी डिमांड सिस्टम में बढ़ती और कहते हैं, और जब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड है तो सबको चाहिए, तो आप ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो यू विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट। जब डिमांड बढ़ेगी, हम अब मैंने आपको कहा कि इन्फ्लेशन से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, वो कैसे? क्योंकि जो डिमांड बढ़ेगी उतना हमें ज़्यादा प्रोड्यूस चीज़ें करनी पड़ेंगी, और जितनी हमें ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करनी होगी उतनी ज़्यादा हम एम्प्लॉय करेंगे लोगों को, और उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो 4 टाइप के होते हैं। क्रीपिंग कब हम कहते हैं? जब इक्विलिब्रियम पॉइंट से 3% अगर इन्फ्लेशन हो गई तो उसको क्रीपिंग कहते हैं। 10% होगी उसको वॉकिंग कहते हैं। 50% होगी उसको गैलोपिंग कहते हैं। 50% से ज़्यादा होगी उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। और जब हमारे पास इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है तो इस टाइम हमारी जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेंगी, क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होता है। अब रिसेशन, डिप्रेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनका भी डिस्कस करेंगे। जब GDP ग्रोथ नेगेटिव में चल रही होती है 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए, उस कंडीशन को हम जब 2 कंसेक्यूटिव, एक क्वार्टर हमारे पास 3 मंथ्स का होता है और 2 क्वार्टर हमारे पास 6 मंथ्स के होते हैं, तब उस पॉइंट को हम कहते हैं तब हमारे पास रिसेशन आ गया। और रिसेशन में जो हमारे पास रियल GDP है, मैन्युफैक्चरिंग इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है और रिटेल सेल्स है, इनमें जो है वो रिसेस मतलब कि डिक्लाइन आ जाता है। डिप्रेशन क्या हुआ? डिप्रेशन हम कहते हैं प्रोलॉन्ग रिसेशन को हम डिप्रेशन कहते हैं। और बेस्ट एग्जांपल डिप्रेशन की ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो कि 1929 में आया था, जो कि USA में स्टार्ट हुआ था और पूरे वर्ल्ड को क्रिपल कर दिया था। और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का जो वो था रीज़न था वो सडन क्रैश ऑफ स्टॉक मार्केट था USA में। तो उससे हमारे पास बैंकिंग सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया था। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट वहाँ पर कोलैप्स हो गया था। ये 29 से 33 तक आया था। और यही रीज़न है 1929 और 1933 में जब हमारे पास ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, यही रीज़न था कि हमारे पास RBI का जन्म हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो 1935 एक्ट है वो 1939 में आया। और अब काजेज क्या हैं इन्फ्लेशन के? पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। तो डिमांड जैसे कोविड के टाइम में क्या हुआ था, मास्क और सैनिटाइजर्स की डिमांड बढ़ गई थी। क्यों? तो हम चाहते थे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें जो है वो आए। क्यों? क्योंकि जो डिमांड ज़्यादा थी और प्रोडक्शन कम थी। तो ये जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है उस कंडीशन को हम डिमांड इन्फ्लेशन कहते हैं। अब आता है हमारे पास कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या हुआ? जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्राइस उनकी बढ़ जाती है, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाती है। जैसे ये किसकी वजह से हो सकता है रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ना? वेजेस इंक्रीज़ हो गई, प्रॉफिट ऑफ फर्म्स इंक्रीज़ हो गया, प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज़ हो गया। तो स्टैगफ्लेशन और मैंने आपको पहले भी पिछली स्लाइड में बताया था कि स्टैगफ्लेशन जो होता है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का एग्जांपल है, वो ना कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन का एग्जांपल है। तो और तीसरी जो टाइप की इन्फ्लेशन जो कॉज है वो है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कब आता है? वो ये ज़्यादातर डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ LDCs में होता है। और इसका रीज़न बॉटलनेक्स, स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स इन सेक्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं जो कि
मदद करते हैं हमारे पास। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या हुआ, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट यूज़ करती है फंड्स को रेज करने के लिए। ये सिमिलर होते हैं बॉन्ड्स के। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फॉर रेजिंग फंड इधर इशू कर देगा, आरबीआई बैंकिंग इज ऑफ गवर्नमेंट इस पार्टिकुलर डेट को आरबीआई बॉन्ड्स बेचेगा। बॉन्ड्स शेयर्स इक्विटीज सेम होती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, देखो बॉन्ड्स शेयर्स इक्विटीज ये तीनों चीज़ें सिमिलर होती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी सिमिलर होती है, बट डिफरेंस क्या है इसमें, सिर्फ एक डिफरेंस है बॉन्ड्स और, अगर आपको पूछा जाए कि आप बताइए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस है, आप ये बताओ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट रन करती है और जो बॉन्ड्स हैं ये प्राइवेट प्लेयर्स रन करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेफ होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, क्यों, और यही रीज़न है इनको हम गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं। बैंक का रूल है, अगर डिमांड डिपॉजिट है आपको पैसा वापस करना ही करना है। देखिए जो अब दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, एक होते हैं फिक्स डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट्स, ये आप आगे डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है, आप अगर हमारे पास इन्फ्लेशन आ गई उसको कंट्रोल करने के लिए टूल्स होते हैं कुछ। पहले टूल्स जो होते हैं वो होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में रिजर्व रेशियोज आते हैं, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो, CRR और SLR। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस कौन करता है रन, RBI। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी देखिए। अब रेट्स हैं, जैसे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये भी हम देखेंगे। और क्वालिटेटिव टूल्स में लोन टू वैल्यू रेशियो, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, रैशनिंग, मॉरल सुएजन, डायरेक्ट एक्शन। देखिए सबसे पहले हम रेशियोज़ की बात करते हैं, रिजर्व रेशियोज़ की बात। सबसे पहले कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, हर कमर्शियल बैंक को अपने पास कुछ एक अमाउंट रखना पड़ता है उनके टोटल बैंक डिपॉजिट का करंट अकाउंट में RBI के साथ, ठीक है। जो उनके पास टोटल बैंक डिपॉजिट है उसका कुछ अमाउंट उनको अपने पास रखना पड़ता है RBI के साथ, और ये सिर्फ हम कैश में रख सकते हैं, इसलिए इसको कैश रिजर्व रेशियोज़ भी कहते हैं। बैंक्स जो है वो इसको इस मनी को लैंडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। और प्रेजेंट में जो CRR है वो 4.50% है। ये कैश रिजर्व रेशियो बुरे वक्त के लिए कुछ पैसे मेंटेन करने हैं, कुछ पैसे मेंटेन करने रहते हैं, तो ये उस टाइम बुरे वक्त के लिए होता है। बैंक रन बचाता है CRR, ठीक है, जो बैंक रन है वो CRR बचाता है। अगर हमारे पास देखिए 100 करोड़ का NDTL है, NDTL क्या हो, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ में RBI को बोलता हूँ तो ये सारा लोन पर दे दे, तो कल को मेरे पास जब कल को मैं अपने पैसे निकालने जाऊँगा मेरे को कहेगा मेरे को वो कहाँ से देगा, है ना, बात तो ये। तो अब होता क्या है, अब इसलिए कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करना पड़ता है, कुछ अमाउंट कुछ सर्टन पोर्शन उनके पास रखना पड़ता है NDTL, ताकि बैंक रन ना हो जाए। बैंक रन हो जाएगा तो वो तो जो है वो बैंकरप्सी हो जाएगी बैंक की। तो दूसरा वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या हुआ, हर एक बैंक को एक सर्टन परसेंटेज टोटल बैंक डिपॉजिट की अपने पास रखनी पड़ती है, और ये भी वो अब लैंडिंग पर्पज़ के लिए वो नहीं कर सकता है, और इसको हम कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी, और इससे प्रॉफिट जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, अब मेन चीज़ पर हम देखिए कुछ टाइप्स के बैंक्स होते हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, प्राइवेट बैंक्स होते हैं, SFBs होते हैं, PBs, RRBs। इकोनॉमी को परसेंटेज में नहीं बल्कि बेसिक पॉइंट्स में कैलकुलेट करते हैं हम, जैसे 1% जो होता है वो 100 बेसिक पॉइंट्स के बराबर होता है, ठीक है, बेसिक पॉइंट्स में कैलकुलेट करते हैं। RBI एक्ट 1934 मेन वर्क ऑफ RBI जो है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, ये एक्ट हमें बताता है। स्प्रेड क्या हुआ, स्प्रेड एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कि रेपो रेट को अदर रेट से मिलाती है, जैसे बैंक रेट आया, रिवर्स रेपो रेट आया और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ आए। ये स्प्रेड इन दोनों को कनेक्ट करता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कितना है, 18% है आज हमारे। अब हमारे पास मेन चीज़ आती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये भी एक क्वालिटेटिव टूल है। क्वांटिटेटिव टूल का मतलब हुआ कि ये हम यूज़ कर सकते हैं अपने पास अपने जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए।
ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड है। कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है। ओपन मार्केट का होने का मतलब हुआ कि कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है। अगर लेगा तो देखिए अब होता क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय आरबीआई। अगर हमारे पास आरबीआई खरीद रही है या बेच रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, उसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। ये क्यों करेगी आरबीआई? क्योंकि उसको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। अगर वो बाई कर रही है मतलब खरीद रही है, अगर लेगा तो इसका मतलब वो मनी पंप कर रहा है, ठीक है। अगर हायर रेट्स पर खरीदेगा वो, ठीक है, इसका मतलब वो मनी सिस्टम में पंप कर रहा है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। और जब तो वो बाई कब करेगा? बाई तब करेगा जब इन्फ्लेशन होगी हमारे पास सिस्टम में। और सेल कब करेगा? सेल तब करेगा जब उसको मनी सक करनी होगी मार्केट से, ठीक है। वो तब बेचेगा, आरबीआई डिस्काउंटेड प्राइस में बेचेगा। कब? जब उसको मनी सक करनी होगी, क्योंकि वो चाहेगा अगर हमें इन्फ्लेशन करनी है तो वो बाई करेगा, अगर हमें डिफ्लेशन करनी है तो वो सेल करेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट होता है स्टरलाइजेशन से। ओपन मार्केट ऑपरेशन हमारे पास इकोनॉमी को प्रिवेंट करता है इंटरनल शॉक से, और लेकिन जो स्टरलाइजेशन है वो प्रिवेंट करता है हमारे पास एक्सटर्नल शॉक से। स्टरलाइजेशन ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड होते हैं। देखिए स्टरलाइजेशन जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड नहीं होते, लेकिन ये कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को। तो स्टरलाइजेशन क्या होता है? स्टरलाइजेशन स्टेबलाइज करता है करेंसी वैल्यू रुपये की और डॉलर की। तो अब दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स में क्या होती है? एक मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन आरबीआई जो करता है मनी सप्लाई को करने के लिए। उसके बाद रेट्स आते हैं। रेट्स में रेपो रेट क्या हुआ? देखिए जो मेन टूल होता है ना हमारे पास इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किसी भी मार्केट में, तो वो रेपो रेट होता है। रेपो रेट क्या हुआ? रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट होता है जो कि चार्ज करता है आरबीआई अपने क्लाइंट्स से शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए। अब देखिए, अब अच्छी तरह समझिए रेपो रेट क्या हुआ? रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जो कि एक इंटरेस्ट रेट होता है। मान लीजिए उसके हमारे पास गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो आरबीआई ने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेची, तो उसके लिए वो अपना इंटरेस्ट रेट जो रख रहा है उसको रेपो रेट कहते हैं। अब शॉर्ट टर्म पे बैंक को जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी वो आरबीआई से लोन लेगा, ठीक है। जब किसी भी बैंक को जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से लोन लेगा, ठीक है। और वो लोन का कोलेट्रल उसको क्या रखना पड़ेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब वो अपने पास कोलेट्रल रखेगा तो उस पर जो इंटरेस्ट उसको लगेगा वो रेपो रेट होता है। तो अब क्लाइंट्स कौन से होते हैं? जैसे आरबीआई अपने क्लाइंट्स को जो वो इंटरेस्ट दे रहा है वो क्लाइंट कौन कौन है? बैंक्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। एट परसेंट जो रेपो रेट है वो 6.5% है। इसका मतलब क्या हुआ? 6.5%। अगर मैं 100 करोड़ दे रहा हूँ तो मुझे 6.5 करोड़ जो है वो इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज्ड है, बैंक जो है वो खरीदेगा कम। क्यों? रेपो रेट अगर मेरे पास अगर मैंने रेपो रेट जो है वो 6 से 7 कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि बैंक जो है वो खरीदने में डरेगा। जब वो बैंक उतना खरीदेगा नहीं तो प्रॉफिट, अब उसको तो प्रॉफिट मार्जिन इक्वलाइज करना है। वो क्या करेगा? वो मेरे पास जो हाउस होल्ड जो मतलब जो मान लीजिए मैं बैंक के पास लोन खरीदने गया, मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन देगा तो मैं वो खरीदूंगा नहीं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट रेट तो ज़्यादा पड़ रहा है। इससे क्या होगा? इससे प्रॉफिट मार्जिन उसको इक्वलाइज करना पड़ेगा। उस इक्वलाइज करने के चक्कर में वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी और प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ भी डिक्रीज़ हो जाएंगे। डिमांड डिक्रीज़ क्यों हो गई? क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं है अब खरीदने के लिए, ठीक है। जब मेरे पास पैसे खरीदने के लिए नहीं होंगे तो मैं खरीदूंगा नहीं। डिमांड मेरे पास डिमांड मार्केट में होगी नहीं, डिमांड मार्केट में नहीं होगी, प्राइस कमोडिटीज़ के ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएंगे। अब इससे क्या पता चला हमें? इन्फ्लेशन को कंट्रोल अगर मुझे करना है तो मैं जो है वो रेपो रेट को बढ़ाऊंगा। रेपो रेट मेरे पास जब बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होगा? डिमांड मेरे पास कम हो जाएगी। डिमांड कम क्यों होगी? लोन मेरे बैंक से नहीं मिलेगा। लोन बैंक से नहीं मिलेगा तो बैंक जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन देगा, इसलिए मिल नहीं रहा है। और वो क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट पर दे रहा है? इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको प्रॉफिट मार्जिन जो है वो नॉर्मलाइज करना है, इसलिए करना है क्योंकि वो आरबीआई से जो है वो रेपो रेट उसको ज़्यादा पड़ रहा है।
इसलिए उसको अपना, तो ये जो है ये कंसेप्ट था रेपो रेट का। रेपो रेट किस तरीके से, और रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं। अब आप न्यूज़ में अक्सर देखते होंगे पॉलिसी रेट बढ़ा दिया जी, पॉलिसी रेट जो है वो कम कर दिया। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम में इसका यूज़ करता है। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज आ जाता है हमारे पास, अगर मुझे अपनी सिस्टम में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है। दूसरा जो है वो रिवर्स रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट जो है जब पे कर रहा होता है आरबीआई, ठीक है, अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट टर्म, ये भी शॉर्ट लोन्स होते हैं, इसमें भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कोलेटरल एज ए कोलेटरल यूज होती हैं, ठीक है। अब तीसरा जो आता है वो आता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या हुआ? बैंक रेट में कोई भी कोलेटरल यूज़ नहीं होता है। बैंक रेट में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखिए कि बैंक रेट जो है वो पेनल्टीज़ को लिवाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारे पास आरबीआई का जो गाइडलाइंस है, अगर उसको किसी भी बैंक ने माना नहीं तो उसको पेनल्टीज़ लगती हैं, किस में? बैंक रेट्स के थ्रू। अब तीसरा आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इमरजेंसी विंडो होता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए। दो आप रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर आता है कि जो रेपो रेट है वो एसएलआर कोटा से जो है वो कोलेटरल यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज है वो एसएलआर कोटा से अपना वो जो है वो कर सकता है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब जो है अब हम मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। आरबीआई जो है वो बॉस है। आरबीआई जब अपने क्लाइंट्स कौन कौन से हैं उसके पास? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या जो बैंक है, कोई भी बैंक है, प्राइवेट है, पब्लिक है। अब अगर वो बैंक रेट 6.75% लॉन्ग टर्म लोन नो कोलेटरल दे रहा है, पेनल्टीज लगा दी उसने, रेपो रेट, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू। अब देखिए यहाँ पे तो इन्फ्लेशन को अगर बढ़ाना है तो वो देखिए रिजर्व रेशियो सीआरआर एसएलआर को इंक्रीज़ करना है मुझे, अगर इन्फ्लेशन को बढ़ाना है। सीआरआर एसएलआर को डिक्रीज़ करना है मुझे, अगर डिफ्लेशन करना है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल करने हैं मैंने, और ओपन मार्केट ऑपरेशन में अगर मैं बाई करूँगा, खरीदूँगा, वो डिफ्लेशन आ जाता है। रिवर्स रेपो रेट में इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। टाइट, डियर, हॉकिश, डिलेक्टरी, ईजी, चीप, डोविश, एक्सपेंशनरी डिफ्लेशन के लिए पॉइंट्स होते हैं। थैंक यू।